चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और अभी का जो टॉपिक होगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और मुझे लगता है कि अभी से लगातार आपने इस पर प्रैक्टिस किया और इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखा तो आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। देखिए, कई बार पूछा जाता है कि रूट संख्या पहचाने, बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि रूट संख्या क्या होगा। तो देखो, कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। अभाज्य संख्या या रूट संख्या एक ही है। आपको तो पता है कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। पूछा जाता है एग्जाम में, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है, अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है जी? 2 से होती है। जिस संख्या में एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है वही तो अभाज्य संख्या है। तो जब वही अभाज्य संख्या है तो वही रूट संख्या भी है। तो आपका 2 भी रूट संख्या है। ये माइनस का साइन नहीं है, यहाँ डैश दिया गया था। तो 2 है, 3 है, 5 है, यानी जो अभाज्य संख्या है वो सारी रूट संख्या है। ठीक है, पूर्णांक का बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्णांक का जहाँ तक सवाल है, पूर्णांक माइनस में है और यह प्लस में है, ये 0 है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, है ना, पूरा अंक। तो माइनस में है प्लस में है उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो ये -3/2 यह पूरा नहीं है, 3/2 यह पूरा नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं है क्योंकि यह पूरा नहीं है। लेकिन -5, -4, -3, 0, 1, 2 ये सारे पूर्णांक हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने समझा कि अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहा जाता है। उसके बाद पूर्णांक में कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। -5, -4, -3, 0, 1, 2 ये सारे पूर्णांक हैं। ये -3/2 पूर्णांक नहीं है, 3/2 पूर्णांक नहीं है। अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। a बराबर BQ जोड़ R, जिसमें 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इनमें से कौन है, उसका मान। तो देखिए कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपसे पूछेगा और ऑप्शन देगा। तो जिसमें क्या होगा जी, हो जाएगा आपका a बराबर BQ जोड़ R, जिसमें 0 से बड़ा या बराबर होगा R और R से बड़ा होगा B। इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, a बराबर BQ जोड़ R, जिसमें 0 से बड़ा या बराबर होगा R और R से बड़ा होगा B। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों a एवं b के लिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, a एवं b के लिए HCF गुना LCM बराबर a गुना b। a यानी पहली संख्या, b यानी दूसरी संख्या। क्या होगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात समझ जाए कि आपसे शांत और अशांत पूछेगा एग्जाम में। तो देखिएगा, हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, हर का, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7/8। ठीक है, तो और नीचे वाले को जब हम तोड़ रहे हैं तो ये टूटेगा 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 3। हर को देखिएगा, जब यह 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होगा तो यह शांत होगा, और 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा तो यह शांत नहीं होगा। हर में 2 आना चाहिए, या 2 के साथ 5 आना चाहिए, या केवल 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है नीचे तो वह शांत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुपद में चर x के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। एग्जाम पूछा जाएगा, एक तो इक्वेशन आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं x³ + 5x² जोड़ 7x, और पूछेगा इसमें बहुपद का घात बताइए। तो बहुपद का घात क्या बताइएगा? अधिकतम घात को, बहुपद में चर x के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो अधिकतम घात जो आपका क्या है, आपका 3 है, यही बहुपद का घात है। ठीक है,
अब चलिए, इसमें आपका शून्यकों का योगफल पूछा जाएगा बहुपद में अल्फा प्लस बीटा। कब ये कंडीशन कब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, जब हमारा द्विघात बहुपद ऐसे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी हो, तब ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि इसको ऐसे लिख देता है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस सी, और पूछ देता है कि इसमें बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो एक बात बताओ, इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी आपको। इस कंडीशन में ऐसे रहा तब तो आपका ये होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन रहा ऐसा, तो इसमें क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और बी का मान क्या है आपका ए है, तो हो जाएगा माइनस ए, और बटा ए का मान क्या है बी। ठीक है, और ऐसे दे करके आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया, तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, और सी की जगह पर यहाँ पे सी ही है, और बटा ए की जगह पर क्या है बी है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है, या बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी दिया है, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन में डालने के लिए। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ पे फंसते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एग्जाम से पहले हम आपको बता दें। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण से रिलेटेड है। ऐसा समीकरण जिसका आलेख जो है एक सरल रेखा हो, जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक समीकरण जैसे हम यहाँ पे एक ठो लिख रहे हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 10। अब इसका आलेख खींचोगे ना, इसका आलेख खींचोगे तो एक सरल रेखा होगा। अब वो रेखा ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, एक सरल रेखा होगा, यानी एक सीधी रेखा होगी। तो हमारा ये क्या है, ये रैखिक समीकरण है। यानी रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वो हमेशा एक सरल रेखा होता है। ठीक है, आपके एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसको हल करने की कितनी विधियां हैं। तो उसको हल करने की आप बताइएगा दो विधियां हैं। कौन कौन, एक तो होगी आपका ग्राफीय विधि, जिसमें ग्राफ खींच करके बना देते हैं, एक्स और वाई का मान निकाल देते हैं, और दूसरी जो हो जाती है वो हो जाती है बीजगणितीय विधि। जैसे हम लोग हल करके निकालते हैं, दोनों हल करके निकाल देते हैं ना, कौन कौन विधि हो जाती है। अब यदि आपसे पूछा जाए बीजगणितीय विधि कौन कौन सी है, तो बीजगणितीय विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, यही ना है। तो अगर आपसे पूछा गया कि रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो क्या बताइएगा, रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। जो सबसे पहले क्या हो गई ग्राफीय विधि, और दूसरी हो गई बीजगणितीय विधि। और यदि आपसे पूछा गया कि बीजगणितीय विधि में कौन कौन सी विधि आती है, तो आप क्या बताइएगा, बीजगणितीय विधि में ग्राफीय तो आप समझ रहे हैं, और बीजगणितीय भी आपने अध्ययन किया है। तो प्रतिस्थापन हो जाता है, विलोपन हो जाता है, और वज्रगुणन हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कि जब रेखाएं, जब ग्राफ आप खींचते हैं और एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसका कितना हल होता है। जब आप ग्राफ खींचते हैं और उसका ग्राफ जो है ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो इसका कितना हल होता है, तो इसका एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और यदि रेखाएं संपाती हो तो उस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि रेखाएं संपाती हो जाती है, संपाती मतलब एक ही रेखा पे ऐसे ग्राफ खींचा और दूसरा भी ऐसे ही आ गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इस कंडीशन में केवल एक हल होता है, इस कंडीशन में अनेक हल होता है। लेकिन जब रेखाएं समानांतर हो, जब हम हल करते हैं और रेखाएं जब समानांतर हो, तो उसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता, इसका अनेक हल होता है, और इसका कोई हल नहीं होता, इसका अनेक हल होता है, और इसका केवल एक हल होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब दो इक्वेशन हमें पता रहता है और जब a1 बटा a2
बराबर नहीं आता है B1 बटा B2 के, तो उस कंडीशन में इसका संगत हल होता है और केवल एक हल होता है। ये संगत होता है और इसका केवल एक हल होता है। संगत और केवल एक हल, ठीक है, संगत और केवल एक हल। अब देखिए, अब यदि A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और यह बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, इस कंडीशन में बताइए क्या होता है। इस कंडीशन में यह असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। यह असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा, अगर एक ठो बराबर है और एक ठो बराबर नहीं है तो इसका ये असंगत होता है और इसका कोई हल नहीं होता है। और जब तीनों बराबर हो, यानी A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर हो C1 बटा C2 के, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और ये इसी को ना आश्रित भी कहा जाता है। ये आश्रित होता है और अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि संगत है या असंगत है तो क्या बताइए, ये भी संगत है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण पे चलते हैं। द्विघात समीकरण का रूप कैसे होता है जी? द्विघात समीकरण का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं और आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं अपने मैथमेटिक्स का, उसमें काफ़ी काम आने वाला है, आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, और ये समीकरण जो है इसमें आपको बराबर में क्या दिखेगा? बराबर में 0 दिखेगा, ठीक है। जिसमें जब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण में, तो सबसे पहले नंबर आता है द्विघाती सूत्र का। तो द्विघाती सूत्र कैसे निकालते हैं? x बराबर, इससे हम मूल निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के सूत्र से हम क्या करते हैं? मूल निकाल लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? श्रीधराचार्य का नियम कहते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपके एग्जाम में देखिए, आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि विवेचक या विविक्त कर ज्ञात करें, और एक कुछ कंडीशंस होंगे जो सही होने पर ही आप इसका हल करेंगे, नहीं आए तो आपको हल नहीं करना है। कंडीशन क्या होंगे उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले विवेचक या विवितकर का बात करते हैं। विवेचक या विवितकर को डी से सूचित किया जाता है, जिसका मतलब होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको निकालना क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी विवेचक या विवितकर आपसे पूछता है तो आपको क्या निकालना है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अब देखिए, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह अगर बड़ा हो गया, इस मैटर को समझना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा हो गया 0 से, यानी इसका मान प्लस में आया, तो इसका हल निकलेगा, और ये वास्तविक होगा। इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। और जो दो ठो मान निकलेगा ना इसका, जैसे एक ठो मान 3 निकला तो एक मान 5 निकला, मतलब दोनों अलग अलग निकलेगा, ठीक है ना। इसका हल होगा, और एक के 3 आया तो दूसरा 5 आया, कहने का मतलब दोनों हल अलग अलग होगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो यह वास्तविक होगा और इसके दो असमान हल होंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, तो इसका हल एक ही होगा, समान होगा। यानी एक 6 आया तो दूसरा भी 6 ही आएगा, एक 8 आया तो दूसरा भी 8 ही आएगा, ठीक है। समान होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया और इससे बड़ा हो गया 0, इससे बड़ा क्या हो गया? 0 हो गया, उस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होता है।
इस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होता है। और मूल वास्तविक जब नहीं होगा तो रूट के अंदर का मान जो होगा वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आने की वजह से उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो जब वास्तविक होगा ही नहीं तो मान कैसे निकालोगे, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब का मान जब माइनस में आ जाए, यानी 0 से जब छोटा आ जाए, तो उसका हल निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वह वास्तविक हल उसका नहीं होगा। ठीक है। मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का जो योगफल होता है वो यही होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और इसका गुणनफल जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। देखिए, यदि आपको मूल पता हो अल्फा और बीटा, एक अल्फा पता हो और एक बीटा पता हो, और तब आपको द्विघात समीकरण बनाना हो, तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण बराबर हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। इससे आपका द्विघात समीकरण रेडी हो जाता है। अगर आपको अल्फा और प्लस बीटा नहीं, अल्फा के साथ बीटा दिया हो, तो आप कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कभी कभी तो अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देता है और पूछ देता है, तब तो और आसान हो जाता है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एपी का। ठीक है, जो समानांतर श्रेणी। अच्छा, समानांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 6, 8, 10 ... ठीक है। इसका ये दो का अंतर है, यानी यह एपी में है। तो समानांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है उसको बोला जाता है ए, यानी ए बराबर, एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी तो पूछे जाते हैं, कि सब क्वेश्चन टफ ही थोड़ी रहता है। आपसे पूछ दिया गया कि बताओ इसमें ए बराबर क्या होगा, तो क्या बताओगे, ए बराबर होगा प्रथम पद यानी 6। आपसे पूछा गया इसका सार्वंतर बताओ, तो सार्वंतर निकाल देंगे, डी बराबर 8 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है। तो पहला पद यानी प्रथम पद, सार्वंतर यानी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा। ठीक है। और वैसे ही आपको यदि 10वां पद निकालना हो, 12वां पद निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, इस सूत्र से निकाल लेते हैं ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे निकाल लेते हैं। और वही जब इसका योगफल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर आप इसका क्या निकाल लीजिएगा, योगफल निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आपका योगफल जब निकालने का बात हो, ठीक है, और यदि प्राकृत संख्या का पूछ दिया, प्रथमेन प्राकृत संख्या का शुरुआत से, तो आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। प्रथमेन प्राकृत संख्या का निकालना हो योग, तो n इंटू एन प्लस 1/2 से भी आप बना सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 10 1 11, 11 पचे क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल हो जाएगा 55। n इंटू एन प्लस 1/2 से भी इसका योगफल निकाला जा सकता है। अब देखिए, यदि सम का बात हो तो इसके लिए सूत्र लगा दीजिएगा n इंटू एन प्लस 1, योगफल का बात करेगा तो, ठीक है ना। और जब विषम का बात हो और योगफल निकालना हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, n स्क्वायर कर देना, यानी उसी n में n से गुना कर देना। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल 100 होता है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल 10 में 1 बढ़ा देना, 11 क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे हम लोग त्रिभुज का। हमारा छठा चैप्टर है त्रिभुज का। तो बताइए, त्रिभुज में जब हम चर्चा करेंगे थेल्स प्रमेय का, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कैसे, जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है समान अनुपात में इसे विभाजित करते हैं। क्या हो जाता है जी, AD बटा DB बराबर क्या हो जाता है AE बटा EC। कब, जब यह DE समानांतर BC हो
तब AD बटा DB बराबर क्या हो जाता है, AE बटा EC हो जाता है ना। तो और इसका उल्टा क्या हो जाता है, इसका विलोम क्या हो जाता है, जब AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो तो DE समानांतर BC हो जाता है। इसको लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। एक ही अनुपात में जब विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ये हो जाता है थेल्स का विलोम कथन। ठीक है, अब आगे नंबर आता है, आपसे पूछा जाए कि देखिए यह एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका ये अगर इसको समद्विभाजित कर रहा है, इस कोण को, अगर इस कोण को ये समद्विभाजित कर रहा है और इसका यह समद्विभाजक अगर इसकी माध्यिका है, माने इसको ये समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, बीच से काट रहा है और इसकी यह माध्यिका हो जा रही है, यानी यह और यह दोनों बराबर हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में यह जो त्रिभुज है वह समद्विबाहु होता है। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु होता है। यानी इस त्रिभुज की दो भुजाएं जो है एक दूसरे की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। कब, जब इसका समद्विभाजक जब इस पे क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है, तब। ठीक है, अब चलिए आपसे यदि पूछा जाए कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे तो आप क्या बताते हैं, दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो, यानी यह कोण इसके बराबर हो, यह कोण इसके बराबर हो और यह कोण इसके बराबर हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे चैप्टर से आपको रिवीजन करा दूं, सारे चैप्टर का, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं हो। अभी आप लोग क्या होता है ना कि लास्ट में उलझन में पड़ जाते हैं, इसको पढ़े इसको पढ़े, तो चलो सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं, है ना। टेंशन मत लो, टेंशन हटा दो, टेंशन को फेंक दो और सारे टॉपिक्स को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब है जैसे दो त्रिभुज है तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा क्या हो, इतना हो, यानी तब वो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का बात करेंगे। ठीक, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में आपके सारे चैप्टर का रिवीजन करा दें, ताकि आपको एग्जाम में जो आपके सामने जो एग्जाम पड़ा है 10th मैथ्स का, उसमें परेशानी नहीं हो। ठीक है, किसी बिंदु की y अक्ष दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। चलिए भुज या कोटि हम लोग समझते हैं, भुज और कोटि हम लोग समझते हैं। देखिए एक ग्राफ है यहाँ पे, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, या 1 है या 2 है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, एक यहाँ पे भी है। चलिए यहाँ पे जो है वो x अक्ष से दूरी इसकी क्या है, x अक्ष, इस x का मान है इसमें 2 और y का मान है 1, और इसमें जो है x का मान है 2 और y का मान है 2, तो ये भुज है, ये क्या है, भुज है, और ये है कोटि। x का जो मान होता है वो हो जाता है भुज और y का जो मान होता है वो हो जाता है कोटि। ठीक है, आपसे यदि पूछा जाए, आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ भुज क्या है, तो भुज हो जाता है 3, कोटि क्या है तो हो जाता है 5। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि कार्तीय तल किसे कहते हैं, कार्तीय तल, तो क्या बताइएगा, वह समतल जिस पर x अक्ष, y अक्ष एवं मूल बिंदु स्थित होते हैं कार्तीय तल कहलाते हैं। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है और यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है।
तो जहाँ x अक्ष स्थित हो, जहाँ y अक्ष स्थित हो और जहाँ मूल बिंदु स्थित हो वो क्या है, कार्तीय तल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भुज और कोटि समझ गए, कार्तीय तल समझ गए, और मूल बिंदु का निर्देशांक आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि 0 0 होता है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो देखिए, समकोणिक निर्देशांकों द्वारा सारी कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित होता है। इनमें से प्रत्येक को चतुर्थांश कहा जाता है। देखो, ए समकोणिक द्वारा विभाजित हो रहा है, ये चतुर्थांश हो गया। ये चतुर्थांश नंबर 1 होता है, चतुर्थांश नंबर 2 होता है, चतुर्थांश नंबर 3 है, और यह चतुर्थांश नंबर 4 है। ठीक है, इसका निर्देशांक होता है, इससे काउंट कर ले, इसे देख लेते हैं, वाई और वाई डैश। ये पहला वाला जो होता है, इसका एक्स देखिए, वाई देखिए, ये प्लस है और ये भी आपका प्लस है। ठीक है, अब आइए दूसरा पे आप एक्स, पहले तो एक्स वाला लिया जाता है, पहले भुज लिया जाता है, तब कोटि लिया जाता है। यहाँ देखो, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका माइनस है, और दूसरा वाई जो है वो प्लस है। तीसरा देखो, ये वाई, ये भी एक्स डैश है, वाई डैश है, दोनों माइनस माइनस है। और चौथा देखो, एक्स का ले रहे हो तो देख रहे हो प्लस है, और वाई जो है वो माइनस है। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश हुए। तो पहले का चतुर्थांश का निर्देशांक, पहला चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस प्लस हुआ, दूसरे चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस प्लस हुआ, तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक माइनस माइनस हुआ, और चौथे चतुर्थांश का निर्देशांक प्लस माइनस हुआ। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बताओ -7 6 जिसका भुज -7 और कोटि 6 है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो आप देखते हो कि माइनस और प्लस कहाँ है, तो माइनस और प्लस हम देख रहे हैं चतुर्थांश नंबर 2 में है, इसका मतलब ये चतुर्थांश नंबर 2 में स्थित है। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि 3 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप आंख बंद करके बताएंगे 1 में, क्योंकि 1 नंबर का निर्देशांक प्लस प्लस है। यदि आपसे पूछा जाए कि -2 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप बताएंगे चतुर्थांश नंबर 3 में, क्योंकि इसका निर्देशांक ही माइनस माइनस है। ठीक है, मैटर समझ गए? तो चलिए, मैटर समझ गए तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, हमेशा धनात्मक होता है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरिया से हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, ये दो बिंदु होते हैं, तो 2 बिंदुओं की जो दूरी है उसको सूत्र से अगर आपको निकालना होता है, तो ऐसे आप निकालते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जब भी इस दूरी को हम निकालते हैं तो इसकी दूरी जो है हमेशा धनात्मक आती है, इसकी दूरी ऋणात्मक नहीं आ सकती। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपके ध्यान में है, तो चलिए हम आपको रिवाइज करा देते हैं। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 और प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू y1 - y2। तो आपको हमने क्या किया, रिवाइज करा दिया, आपके ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने में और इससे क्वेश्चन कराने में थोड़ा समय लग सकता है। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 और प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो। जो जैसे आप क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और यदि वह 0 के बराबर हो गया तो वे 3 बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की। अब चलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो हमें पता है कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। ठीक है, इसमें हमें त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को पढ़ना होता है। एक होता है साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, एक टैन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा
और एक होता है कोसेक थीटा, जिसका रिलेशन क्या हो जाता है, जिसका रिलेशन हो जाता है साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, कॉस बराबर 1 बाई सेक, टेन बराबर 1 बाई कॉट, कॉट बराबर 1 बाई टेन। और यदि बात हम करें सेक थीटा बराबर, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक का हम बात करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, साइन बराबर 1 बाई कॉसेक, कॉस बराबर 1 बाई सेक, सेक बराबर 1 बाई कॉस, टेन बराबर 1 बाई कॉट, कॉट बराबर 1 बाई टेन और कॉसेक बराबर 1 बाई साइन। ठीक है ना, ये हो गया इनके बीच का ये रिलेशन। अब यदि जब हम बात करते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन बटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है हमारा टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो जाता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, साइन बटा कॉस बराबर हो जाएगा टेन, और कॉस बटा साइन बराबर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है ना, एक हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके पूरक का जब बात करते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉस थीटा, वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया इनका पूरक मान, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वैसे ही आप छो देख रहे हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1, वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी हो जाता है 1। ठीक है, यह बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। जब डिग्री की बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका, चलिए हम सभी अनुपात को लिख दे रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, और आपके सामने निकालते हैं, और आपको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा। ये कट यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, चलो देखो, अब जब हम बात करेंगे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे। ठीक है, तो देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान होता है 1। अब इसके लिए कॉस के लिए क्या कर दो, यहाँ से उल्टा ला दो, इस 1 को ला दो यहाँ पे, इस √3/2 को ला दो यहाँ पे, इस 1/√2 को ला दो यहाँ पे, और 1/2 को ला दो यहाँ पे, और इस 0 को ला दो यहाँ पे। ठीक है, टेन जो होता है, हमने पहले ही आपको बताया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, यानी 0/1। 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0। 1/2 में हम जब √3/2 से भाग करेंगे तो क्या होगा बताओ, 1/2 और गुना का चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 चला जाएगा ऊपर, और 1/√2 है, सॉरी 1/√2 है, और ये हम लोग 30 का निकाल रहे हैं ना, 1/2 और भाग करना है कितना हमें, √3/2 से,
तो गुना हो जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। वैसे ही जब इसको हम लोग भाग करेंगे 1/√2 से 1/√2 में, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। वैसे ही जब √3/2 से 1/2 में भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा √3। और 1 में 0 से तो भाग होता नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, ए इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित आ जाएगा यहाँ, यह √3 आ जाता है यहाँ पे, ये 1 यहीं रहेगा, 1/√3 आ जाएगा यहाँ, और फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। जब सेक का बात करते हैं तो सेक कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कॉस का उल्टा होता है सेक। तो 1 का उल्टा बताओ क्या होगा? 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा बताओ क्या होगा? 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा बताओ क्या होगा? √2 होगा। 1/2 का उल्टा बताओ 2 होगा। और 0 का उल्टा क्या होगा? आपको पता है 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है। और जब कॉसेक का बात करेंगे तो बिल्कुल इसका इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉसेक जो होता है वो क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक है। कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। तो जब 1/0 करोगे तो क्या हो जाएगा? यह परिभाषित हो जाएगा। यह परिभाषित आ जाता है यहाँ, यह 2 आ जाता है यहाँ पे, ये √2, ये 2/√3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 1। ऐसे करके आपको क्या करना है? इस मान को याद रखना है, तब जा करके आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। अब चलिए, इस रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले नहीं है, हम लोग सारे टॉपिक्स पे भी बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करेंगे इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस में इसकी आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक पतंग उड़ रही है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि एक पतंग कुछ ऊंचाई पे डोरी से एक जगह बांध दिया गया है, तो पतंग आपको पता है ऐसे उड़ती है, तो पूछ दिया जाएगा कि उसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी है, कि यदि वह भूमि से 60 डिग्री के एंगल से उड़ रही हो और जहाँ बांधा गया हो उससे यहाँ की दूरी अगर मान लीजिए 40 मीटर हो। ठीक है। तो इस पतंग की धरती से ऊंचाई कितनी है? तो क्या करोगे आप? धरती से ऊंचाई पूछेगा तो ये हमारा, जब यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है। इसका नाम अगर हम ABC दे दिए तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि क्या दिया है। तो आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार जिस सूत्र का होता है उसमें क्या करेंगे? लंब बटा आधार किसका होता है? tan का होता है। और tan का जब होता है तो हम क्या करेंगे? ये sin 60 का मान tan 60 का मान रख के हम मान निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो कैसे? इसके लिए भी कुछ सूत्र को हमें, जो त्रिकोणमिति हम लोग समझ रहे थे उसमें हम लोगों ने यहाँ पे ये मान देखा था, इसको 60 डिग्री का मान, तो tan 60 का मान जो होता है वहाँ रख लेंगे और मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये कब पॉसिबल है? जब हमें ये थीटा का जो मान है याद रहेगा, साइन का मान, कॉस का मान, tan, cot, sec, cosec सभी का मान याद रहेगा, तब यह पॉसिबल है। अब देखिए, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिक जो बातें समझनी है वो क्या है कि ये यहाँ से ऊपर के तरफ जो एंगल बनता है, ऊपर के तरफ जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या होता है? जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। ठीक है। और ऊपर से नीचे देखने पर ये जो कोण बनता है उसको बोला जाता है अवनमन कोण। यानी नीचे से जो ऊपर की तरफ कोण बन रहा है वो है उन्नयन कोण, और ऊपर से जो नीचे की तरफ कोण बन रहा है वो है अवनमन कोण। ठीक है। और संख्यात्मक रूप से ना अवनमन कोण का मान उन्नयन कोण के बराबर ही होता है। ठीक है। संख्यात्मक रूप से अवनमन कोण का जो मान है उन्नयन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको लेके चलते हैं ब्रीथ की तरफ। ब्रीथ को आपको रिवाइज कराते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि एक ब्रीथ पे ना अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, और जो त्रिज्याएं होती है वो लेंथ में यानी लंबाई में क्या होती है? समान होती है। और एक ब्रीथ पे अगर कोई पूछे आपसे कि एक ब्रीथ जो है इसमें कितना व्यास हो सकता है, तो आप बता दीजिएगा कि एक जो ब्रीथ जो है, एक ब्रीथ पे अनंत व्यास हो सकता है। व्यास वही है जो केंद्र से होकर के जो गुजरता है ना। एक ब्रीथ पे
अनंत व्यास हो सकता है। ये जो है वृत्त का केंद्र है। एक बात बताइए, वृत्त पे कितने केंद्र हो सकते हैं? तो वृत्त पे एक केंद्र हो सकते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया। देखिए, ये एक वृत्त है इस केंद्र पे, और एक और वृत्त है इस केंद्र पे। एक वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त पे असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, मतलब एक ही केंद्र पे, लेकिन जितना वृत्त होगा उसकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, एक त्रिज्या नहीं हो सकती। ठीक है ना? जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं उनका केंद्र एक ही होता है, किंतु उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग होती है। यह वृत्त जो है, यह इसकी जीवा है। ये क्या है? वृत्त की जीवा है। तो जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है, और प्रत्येक भाग को वृत्त का वृत्तखंड कहा जाता है। तो यानी ये जीवा जो है इसको दो भाग में बांट रही है। एक बड़ा भाग, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और यह छोटा भाग जिसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं, तो दो वृत्त सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि का मतलब होता है वृत्त की पूरी लंबाई। यानी ये जो वृत्त की पूरी लंबाई है, यह पूरी लंबाई ये होती है वृत्त की परिधि। और जब वृत्त की परिधि में वृत्त के व्यास से भाग दिया जाता है, इसकी परिधि में वृत्त की जो परिधि है उसमें जब वृत्त के व्यास से भाग दिया जाता है, इससे भाग दिया जाता है, तो जो मान प्राप्त होता है उसे कहा जाता है पाई। इसे क्या कहा जाता है? पाई। यानी परिधि बटा व्यास बराबर होता है पाई। परिधि बटा वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, अब चलिए, और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान बराबर, पाई बराबर क्या होता है? 22/7, या उसको आप 3.14 भी कहते हैं। ठीक है ना? और पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? तो पाई अपरिमेय है। अब ये जो एक वृत्त हुआ और इसके ये त्रिज्याएं हैं, और इन त्रिज्याओं से बनता है हमारा ये त्रिज्यखंड।